गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्य चयन आज का हमारा टॉपिक है अधिगम संसाधनों का चयन एवं विकास। जब हम छात्रों को अधिगम करवाते हैं तो उसके लिए जब हम संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उसका चयन हमें किस प्रकार करना है और उसका विकास किस प्रकार होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु है उन दोनों का संबंध कहीं न कहीं छात्र से होता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम छात्रों को अध्यापन कार्य करवाते हैं, जिससे छात्रों को जब ज्ञान प्रदान किया जाता है तो वह उसकी रुचि के अकॉर्डिंग या हम कहें कि स्तर के अकॉर्डिंग हम उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। और जब संसाधनों का चयन भी जब हम करेंगे तो वह भी हमें छात्रों के अकॉर्डिंग ही चूज करना चाहिए, जिससे छात्रों को पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अंतर्गत हम देखें कि जो अधिगम संसाधन होते हैं वह कौन कौन से होते हैं जिसके माध्यम से हम छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति करवा सकते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हम छात्रों को कोई कहानी के माध्यम से या चुटकुले के माध्यम से या चित्र के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से हम छात्रों को अध्यापन कार्य करवाते हैं तो हमने देखा है कि छात्रों के अधिगम स्तर उच्च बना रहता है, यानी उच्च बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जब हम छात्रों को इस सब चीज़ों के माध्यम से हम अध्यापन कार्य करवाएंगे तो छात्रों में एक विशेष प्रकार की रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि जो छात्र होते हैं उन्हें बचपन से ही इन सब कहानी चुटकुले सुनने का बहुत शौक होता है, वह इसमें रुचि रखते हैं। जब भी अध्यापक उन्हें इनके माध्यम से अध्यापन कार्य करवाएगा तो एक जो बच्चा है, छात्र है, वह उसे ध्यानपूर्वक सुनता है और समझने की कोशिश करता है। जैसे सेकंड एग्जाम्पल है कि हम छात्रों को पर्यावरण के अंतर्गत कुछ चीजें समझा रहे हैं तो हमने एक चीज समझाई कि एक जो व्यक्ति है वह बहुत उसकी तबीयत बहुत खराब है, यानी उसकी बहुत बेचैनी अनुभव होती है, ये दिखाते हैं। यहाँ मित्र में गंदगी से जुड़ी कुछ चीज़ें दिखा देंगे तो हम इस चीज़ों को दिखाकर भी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए छात्रों को कहते हैं। तो जब हम छात्रों को इसके माध्यम से कोई चीज़ दिखाते हैं तो छात्रों में उनको जानने की एक रुचि उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत हम देखें तो बच्चों को हम चित्र के माध्यम से किसी भी चीज़ की जानकारी दे सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ें बतानी है कि सजीव कौन सी चीज़ें हैं या निर्जीव कौन सी चीज़ें हैं तो उनको भी हम एक चार्ट के माध्यम से बनाकर हम छात्रों को बता सकते हैं कि जो टेबल कुर्सी है वह निर्जीव वस्तु के अंदर आती है, जो सजीव चीज़ें पेड़ पौधे हैं, जो व्यक्ति है, ये सब सजीव चीज़ें होती हैं। तो हम उनको बताने के लिए हम चार्ट का उपयोग भी कर सकते हैं या हमें उनको बताने के लिए हम प्रत्यक्ष भी उस चीज़ को दिखा सकते हैं। यानी हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं छात्रों को अधिगम करवाने के लिए, यानी सिखाने के लिए। इसके अंतर्गत हम देखें तो जो पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु है उनके अंतर्गत भी एक अध्यापक शिक्षक की सहभागिता होना जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों में आपस में सह संबंध होगा तभी एक अध्यापक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों को अध्यापन कार्य करवा सके। इसलिए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत छात्रों और या शिक्षक के मध्य सहभागिता का होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी एक अध्यापक अच्छे से शिक्षण कार्य करवा सकेगा और पाठ्य जो वस्तु है उनको छात्रों में समझ प्रस्तुत करने में से कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार हम देखें तो एक शिक्षक एक छात्र के मध्य अंतःकरण की क्रिया होती है, क्योंकि जब हम एक चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, हम किसी व्यक्ति को किसी विषय वस्तु के बारे में बताते हैं तो वह चीज़ बताना और उस चीज़ को आगे दूसरी चीज़ों को हमें सामने प्रस्तुत करके हमें समझना, आपस में विचारों का आदान प्रदान करना, ये सब क्या कहलाता है? अंतर्मुखी प्रक्रिया कहलाती है। अब हम इसके अंतर्गत कुछ जो पॉइंट है उसको समझेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो
चित्र। अब हम इसमें देखते हैं कि अंतरण की प्रक्रिया में जो चित्र है उसका प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में माना गया है, क्योंकि हम एक चित्र के माध्यम से भी छात्रों को अध्यापन कार्य करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकरण समझाना है, हमें इसको प्रस्तुति को समझाना है, तो वह भी हम छात्रों को एक चित्र के माध्यम से ज्ञान करवाते हैं, जिससे चित्र के प्रयोग से जो छात्र है वह क्या करता है, छात्र सरल रूप में विषय वस्तु को सीख जाता है। इसके अंतर्गत चित्र के साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा छात्र होता है वह सरल रूप में विषय वस्तु को सीख जाता है। एक चित्र के माध्यम से हम छात्रों को आसानी से किसी भी चीज की जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से जो बालक है वह सीखने में रुचि रखता है, तो चित्र के माध्यम से वह किसी भी विषय वस्तु को जल्दी से सीख जाता है। इसके प्रयोग से क्या होता है, प्रथम अवस्था में, अब प्रथम अवस्था में क्या होगा, वर्णाक्षरों का ज्ञान प्राप्त करता है। अब प्रथम अवस्था में जो छात्र है वह क्या करेगा, वह जो अक्षर है उनका ज्ञान प्राप्त करता है, और दूसरी अवस्था में क्या करता है, वह शब्दों का निर्माण करता है। शब्दों का निर्माण ये कब करेगा, दूसरी अवस्था में। अब हम जब चित्र के माध्यम से हम किसी विषय वस्तु को सिखा रहे हैं, तो छात्र ने क्या करा, प्रथम अवस्था में तो जो अक्षर है उनका ज्ञान की प्राप्ति करी, और दूसरी अवस्था में क्या करा, हमने शब्दों का निर्माण करना सीख जाता, शब्दों को बनाना वह सीख जाता है। अब जो तीसरी अवस्था है वह क्या करता है, वाक्यों का निर्माण करके, वाक्यों का निर्माण करते हुए उसे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करता है। अब ये कौन सी है हमारी तीसरी अवस्था है। तो तीसरी अवस्था में जो एक छात्र है वह क्या करेगा कि वाक्यों का निर्माण करते हुए उसको अपने दैनिक जीवन में उतारता है, क्योंकि जब एक छोटा बालक होता है तो पहले उसे अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है, तो वह अक्षर को ज्ञान प्राप्त करता है, समझने की कोशिश करता है। कोशिश करने के पश्चात क्या करता है, वह उसको एक वाक्य बनाने की कोशिश करता है, एक वाक्य का निर्माण करता है। पहले तो वह अ से अना ए से इतनी पढ़ता है, फिर उसको जोड़ के वह वाक्य बनाता है। वाक्य जब बन जाते हैं, जिससे छोटा बालक पहले तो अ से अना सब बोलता है, परंतु जब वो पढ़ने लगता है तो वह उनको मिला
बनाता है, और शब्द बनाकर क्या करता है, उसको बोलने की कोशिश करता है। यानी वह जब दैनिक जीवन में उपयोग कैसे रहेगा, जब वह वाक्य बोलता है, अपने माता पिता से बात करता है, तो वह किसके माध्यम से होता है, शब्द के वर्णाक्षर के माध्यम से वह बोलना सीख जाता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो अंतरण की प्रक्रिया हम चित्र के माध्यम से भी छात्रों को करवा सकते हैं, और छात्र भी चित्र के माध्यम से जो अंतरण की क्रिया वह आसानी से कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कविता। अब कविता भी जो अंतःकरण की जो प्रक्रिया है कि प्रक्रिया के लिए उपयोगी सामग्री है, क्योंकि हम कविता के माध्यम से भी छात्रों को अंतःक्रिया करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो हम किसी भी कविता का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं छात्रों के समक्ष, तो वह भी अंतःकरण की क्रिया है, क्योंकि जब हम कविता का निर्माण करेंगे तो वह भी हम क्या करते हैं, छात्रों के सामने करते हैं। तो छात्र से भी हमें कुछ प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। यानी जब हम कविता सुनाएंगे तो छात्रों के समझ जब कहानी सुनाते हैं, दोनों के मध्य क्या होती है, इस प्रकार की जो अंतःक्रिया है वह भी होती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो डॉक्टर दुबे थे, उन्होंने बताया कि एक अध्यापक ने कहा कि जो सारी पुस्तकें हैं उसको कविता या कहानी के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। उस बालक ने यह बात क्यों कही, क्योंकि देखा गया कि जब हम छात्रों को कहानी के माध्यम से अगर हम पढ़ा रहे हैं या कविता के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों का अध्ययन स्तर उच्च बनता है। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो छात्रों की यहाँ पर रुचि देखी जाती है कि छात्रों की रुचि कहाँ पर है। तो उस बालक ने जब ये बात कही, क्योंकि उसकी जो रुचि है वह कविता और कहानी में है, तो उसने कहा कि जो सारी पुस्तकें हैं उसे किस में कन्वर्ट कर दी जाए, कहानी और कविता के अंदर, जिससे छात्र को कहानी और कविता के माध्यम से ही हम पढ़ा सकते हैं। जब हम कविता के माध्यम से छात्रों को करवाते हैं तो उन छात्रों को पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, एक अच्छा सा वो अनुभूति होती है मन की, क्योंकि उन्हें कविता सुनना अच्छा लगता है। तो हम अंतःकरण की क्रिया कविता के माध्यम से भी हम करवा सकते हैं, जो कि जो एक छात्र है वह जल्दी से आत्मसात इस चीज को कर लेता है, तो अंतःकरण की जो प्रक्रिया है वह सरल रूप में संपन्न हो जाती है। तो ये था कविता की, कविता के माध्यम से हम किस प्रकार से अंतःक्रिया कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कहानी है वह भी अंतःकरण की प्रक्रिया के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि कहानी के माध्यम से भी हम छात्र के मध्य हम अंतःक्रिया कर सकते हैं। इसके लिए हमने देखा है कि प्राथमिक स्तर के बालक के बालकों को कहानी सुनना अच्छा लगता है। क्योंकि हमने देखा है कि प्राथमिक स्तर पे ही हमने देखा कि छात्रों को कहानी सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे बालकों को जब भी हम किसी भी चीज़ का ज्ञान जब हम देते हैं तो हम एक कहानी के माध्यम से देते हैं। अगर हमें किसी की जीवनी बतानी है तो बतानी है तो वह हम स्वयं पे लेकर बताते हैं, तो छात्रों को एक अलग रुचिपूर्ण लगता है। इसके लिए अगर हम देखें तो कहानी के लिए एक कुशल शिक्षक का होना बहुत ही जरूरी है। कुशल
की आवश्यकता। अगर एक शिक्षक को कहानी बोलना नहीं आता तो वह छात्रों के समक्ष कहानी को अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर हम देखें तो एक अध्यापक को कहानी सुनाने में कुशल होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो विषय वस्तु को इस प्रकार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है कि छात्रों को वह मनोरंजन के समान लगने लगे, यानी वह पढ़ने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, वह रुचि से उस चीज को पढ़ सके। इसलिए अध्यापक को हम देखें तो कहानी सुनाने में कुशल होना चाहिए, तभी वह छात्र के समक्ष उस कहानी को प्रस्तुत कर सकता है और छात्र उसे अच्छे से सुन पाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक कुशल अध्यापक का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत हम कहानी के माध्यम से छात्रों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो कहानी के माध्यम से हम छात्रों में जो नैतिक गुण होते हैं, बड़ों का आदर करना या फिर दूसरों की भलाई करना, क्षमा करना, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, जो नैतिक गुण होते हैं उनका विकास होता है, क्योंकि हम कहानी के माध्यम से ही छात्रों को हम नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं और छात्र उन चीज को समझने के लिए रुचि रखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो छात्रों में क्या होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है। आगे हम देखें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब अगर हमें विषय का ज्ञान देना है, जब हमें छात्रों को विषय का अगर ज्ञान देना है तो वह भी क्या कर सकते हैं, हम कहानी के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि कहानी के माध्यम से हम छात्रों को कोई भी अगर हम ज्ञान दे रहे हैं तो उसे हम सरल में बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक हम पाठ्य पुस्तक से अध्यापन कार्य करवाते हैं और एक हम कहानी कविता के माध्यम से छात्रों को पढ़ाएंगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम कभी कोई मूवी भी देखते हैं तो कम से कम हमें वो 70% याद हो जाती है, परंतु अगर हम पाठ्य पुस्तक से कुछ चीज़ को याद करना चाहें तो वह हमें याद नहीं होगी, क्योंकि एक हमें जो चीज़ हमें पसंद होती है उसकी तरफ उसमें हमारी रुचि होती है। इसलिए अगर हमें छात्रों को विषय संबंधित अगर ज्ञान भी देना है तो वह भी हमें छात्रों को कहानी के माध्यम से देना चाहिए, जिससे जब वो कहानी को जब छात्र सुनेगा तो उसमें एक विशेष प्रकार की रुचि उत्पन्न हो सके और वह रुचि से उस चीज़ को पढ़ने में ध्यान लगा सके, यानी वो अच्छे से पढ़ सके। तो ये अंतःकरण की प्रक्रिया एक कहानी के माध्यम से ही छात्र शिक्षक में हो सकती है। नेक्स्ट है अब हम देखें पहेली अगर हम देखते हैं तो अंतःकरण की सामग्री मानी जाती है कि पहेली के माध्यम से भी अंतःकरण की प्रक्रिया संभव होती है, क्योंकि बालक जो होते हैं वह पहेली सुनने में एक रुचि रखते हैं, उन्हें इंटरेस्ट होता है पहेली सुनने में। इसके अंतर्गत हम देखें किसी भी बालक को पहेली पूछना अच्छा लगता है। जब छोटे बालक होते हैं अगर हम उससे कोई पहेली पूछते हैं तो उन्हें क्या होता है, अच्छा लगता है और वह उनको सुनने में भी इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि पहेली सुनना या बोलना सभी को अच्छा लगता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्राथमिक स्तर
पूछनी चाहिए। तो ये कार्य एक शिक्षक को प्राथमिक स्तर से ही करना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर से भी हम छात्रों को पहेली पूछने का कार्य करते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की रुचि बनी रहती है, क्योंकि छात्रों को शुरू से ही अगर हम कहें पहेलियां पूछेंगे या बताएंगे, उन्हें रुचि इस कार्य में होती ही है। इससे क्या होता है कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने में, नवीन ज्ञान प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अगर हमें छात्रों को कोई नवीन ज्ञान देना है, नई चीजें बतानी है, तो वह भी हम एक पहेली के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि जब हम छात्रों को बोलकर कोई चीज बताते हैं तो छात्र उस चीज को जल्दी कैचअप करता है और वह कभी उसे भूल भी नहीं पाता है। तो अगर हमें नवीन ज्ञान कोई देना है तो उसे भी हम पहेली के माध्यम से छात्रों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं उत्पन्न होती है और छात्र पहेली के माध्यम से उस चीज को जल्दी सीख जाता है। इसलिए अगर हम देखें जो अंतःकरण की क्रिया है तो उसके अंतर्गत जो पहेली है वो हम व्याकरण सामग्री मानी जाती है, क्योंकि पहेली के माध्यम से भी हम अंतःकरण की क्रिया कर सकते हैं। अब इससे संबंधित आज का और कार्य है संसाधनों के चयन की सामग्री का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। जैसा कि आप सभी को पता